अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी सही? आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं इसकी सेटिंग को चेंज करनी है तो करूं। ओके, आ रही है। ओके मुस्कान, थैंक यू। अच्छा देखें, कल हमने क्लास में जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एमसीक्यूज किए थे हमने करेक्शन ऑफ एरर्स के, और हमने वो एरर्स डिस्कस किए थे जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, आज हम करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज उस चैप्टर के वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप लोगों को मैंने कल अपलोड किए थे क्वेश्चंस, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। उसमें जो पार्ट 1 था, एरर 1 एमसीक्यूज, जो फर्स्ट आपके पास थी, वो आप मुझे बताएं कि उसमें आपके पास क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं ताकि उसको हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, If you have any problem, you can tell. स्क्रीन अभी शेयर ही नहीं की मुस्कान, इसलिए वो शो नहीं हो रही। वो शेयर करूंगा तो शो हो जाएगी। ठीक है, मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई एमसीक्यूज में प्रॉब्लम थी? जो एमसीक्यूज पार्ट 1 मैंने दिया था, 2 एमसीक्यूज दिए थे मैंने, 2 एमसीक्यूज की फाइल शेयर की थी कल गूगल क्लासरूम में। जो फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और बाकी मैंने कहा था आप लोगों ने करने। उसमें कोई प्रॉब्लम हो? मुस्कान, जो कल वाला लेक्चर है वो ओपन नहीं हो रहा। देयर वुड बी सम इंटरनेट इशू। ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, ईमेल ओपन नहीं हुई। वो मैंने उसमें कर दिया था, आप लोगों को शेयर गूगल ड्राइव पे डाल दिया था। चलें, आप लोग ओपन कर लीजिएगा उसमें। इफ देयर वुड बी सम प्रॉब्लम तो आप मुझसे फिर नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग? अच्छा देखें, जो हमारे पास जो अभी हम मैं आपके पास ना एरर्स शेयर कर रहा हूँ, वो वाले एरर्स जो हमारे पास ना इसमें आते हैं कि ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो एरर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं एक फाइल शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा देखें, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जो मैंने फाइल शेयर की है आप लोगों के साथ, वो आपको शेयर हो रही है?
ये नहीं अच्छा देखें, इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, ये सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ना, जो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, एरर्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि जो एरर्स हैं उसमें पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एरर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये सारे सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है विच एडजस्टमेंट विल रिजल्ट एन इंक्रीज इन द कंपनी स्टेटेड प्रॉफिट। आपने बताना है कि कौन सी एडजस्टमेंट ऐसी होगी जिससे आपके पास ना जो स्टेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी स्टेटेड प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रॉफिट्स आपको बताए गए हैं, जितना प्रॉफिट बताया गया, डिक्लेयर किए गए, उस वो इंक्रीज हो जाएगा। उसने कहा द अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल जो होती है ये आपके पास इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट होता है। जो इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं दे आर अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड का मतलब ये होता है जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, कि आप थोड़ी थोड़ी जैसे डेप्रिसिएशन करते हैं नॉन करंट एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स को आप ग्रेजुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके ट्रीट कर लेते हैं, उनको आप वहां पर जाके डेप्रिशिएट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि आपकी जो गुडविल होती है, गुडविल जो होती है वो आपकी उसको डेप्रिशिएट जो किया जाता है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन फॉर इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, देखें जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है। तो डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है वो आपके पास जब आप उसे एक्सपेंसेस में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में आप अमोर्टाइजेशन लिखेंगे। तो अमोर्टाइजेशन से क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट वगैरह, नेट प्रॉफिट वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड उसने कहा द एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके लिए आप रिजर्व्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें जब रिजर्व्स आप करते हैं यूज, ठीक, बोनस शेयर्स इशू करते हैं, रिजर्व्स यूज करते हैं, तो आपके पास जो एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व्स की भी कैपिटल की नेचर होती है। तो वो जब डिक्रीज होते हैं तो आप उनको डेबिट कर देते हैं, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है तो आप उसको शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज प्रॉफिट्स को इफेक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। देन लुक एट द ऑप्शन सी, द कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। जो डेवलपमेंट कॉस्ट हैं उनको आपने कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती हैं, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये होती क्या है। देखें आपके पास ना जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले रिसर्च वर्क करती हैं कुछ। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट होती है। रिसर्च के बाद ये होता है कि रिसर्च में जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट की बेस पे आगे ये किया जाता है कि आपके पास डेवलपमेंट वर्क शुरू होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट है वो डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है आपको प्रोडक्ट डेवलप करते हुए आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लग सकते हैं, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है,
तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती हैं उनको फिर क्या किया जाता है, जब तक वो प्रोडक्ट बन रही होती है उनको आप कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आप उनको कैपिटलाइज्ड, इट मींस आप उसे क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज नॉन करंट एसेट शो कर देते हैं, ठीक है। और नॉन करंट एसेट जब वो शो होता रहता है, फिर ग्रेजुअली बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसे क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। आप कहते हैं जी आहिस्ता ग्रेजुअली आप उसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंसेस में डालते रहते हैं। जब वो डेवलपमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है, डेवलपमेंट के बाद जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन से के बाद आप उसको क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अमोर्टाइज करते हैं। अब उसमें क्या होता है, इसमें अमोर्टाइजेशन जब होती है तो इसलिए जो डेवलपमेंट कॉस्ट है जब आप उसे कैपिटलाइज कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस जो होंगे उनमें जाके डेवलपमेंट कॉस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, तो एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे, इसलिए प्रॉफिट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन भी देखें, उसने कहा अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। आपके नॉन करंट एसेट अपवर्ड रीवैल्यूएशन होते हैं तो उसमें आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रेडिट हो जाते हैं, और आपके पास जो नॉन करंट एसेट होता है वो आप क्या कर देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो हैं ये नॉन जो हमारे पास ना वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आपके पास अनअर्न्ड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जितनी हमने कैलकुलेशंस की, इसमें देखें इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये इजी क्वेश्चन था एक, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास ना सेकंड पे हम जाते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे ना ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा लॉजिक यूज करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, उसने कहा है कि सेकंड क्वेश्चन में कि आपके पास ना यहाँ पर अ ट्रायल बैलेंस फेल्स टू एग्री, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, अब एग्री नहीं हो रहा तो अब देखें ये जो क्वेश्चन हमने 1 किया है, इज दैट क्लियर को, ठीक है। यार वो बैकग्राउंड नॉइज में या असल में मैं इंस्टीट्यूट में हूँ तो वहाँ पर टीचर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो ना क्रिएट करें नॉइज। अच्छा देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें देखें जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन सा है। अब उसमें देखें उसने हमें ये कहा है कि आपके पास में जो सेकंड क्वेश्चन है उसने कहा है कि a trial balance fails to agree द डेबिट साइड एक्सीज द क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड क्या है, वो क्रेडिट साइड से ग्रेटर है। अब इसमें क्या है ये देखें आप ना कि इसमें ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसमें वजह क्या होगी, अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। सर जी अच्छा, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसका मतलब है कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। उसने कहा है कि विच सिंगल एरर इज इन द नॉमिनल लेजर, ठीक है। जो नॉमिनल लेजर्स हैं उसमें कौन सा एक एरर हुआ है, वुड कॉज दिस डिफरेंस, ठीक है।
उसमें जो पहला उसने कहा द कॉन्ट्रा बिटवीन द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। आपके पास जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हुई हैं, ठीक है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स में has been entered on the credit side of the both। आपकी दोनों चीजें जो हैं वो क्रेडिट साइड पे चली गई हैं। अच्छा देखें, जब आपकी दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। क्रेडिट साइड क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। इसलिए आपके पास जो पहली ऑप्शन है वो तो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों चीजें जो है ट्रेड रिसीवेबल्स को भी आपने क्रेडिट कर दिया, ट्रेड पेबल्स को भी क्रेडिट कर दिया। इट मींस के क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। तो इसमें जो क्रेडिट साइड आपके पास क्या हो जाएगी, जो क्रेडिट साइड होगी वो हाई हो जाएगी। तो जब वो हाई हो जाएगी तो हमारे पास जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट साइड पे आना चाहिए, जबकि वो क्या कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे है। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, आपका जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, वो किस साइड पे है? वो क्रेडिट साइड पे। उसके बाद उसने ना सेकंड में कहा है कि बी पार्ट में कहता है रेंटर रिसीट हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द रेंट रिसीवेबल। कहता है जो रेंटर रिसीट है, ये रेंटर रिसीट आपके पास ना, ये उसने कहा रेंट रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट ट्वाइस, क्रेडिट दो दफा क्रेडिट हो गई है। तो रेंट जो है वो आपकी इनकम है, तो क्रेडिट साइड जो है वो डबल आपने रिकॉर्ड की हुई है। तो क्रेडिट साइड अगर डबल है तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी क्रेडिट साइड हाई है, तो डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए। तो फिर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाती है। उसमें फिर नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द इन्वेंट्री। कहता पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो आपने रिकॉर्ड नहीं की। जो लास्ट ईयर की, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, दैट इज कंसीडर एज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। तो डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, तो डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर और आपकी जो डेबिट साइड है वो शॉर्ट होनी चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे आना चाहिए। उसके बाद ये भी फिर रॉन्ग हो गई। तो आपके ये तीनों जो ऑप्शंस, पहली तीन ऑप्शंस हैं, ये शो कर रही हैं कि आपकी डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन है ऊपर, उसने कहा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, और ये तीनों पहली ऑप्शंस बता रही हैं कि डेबिट साइड कम है। कहता द ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल, ओपनिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रूवल का जो बैलेंस है हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। अब ये देखें, अब आपने क्या किया है कि आपने ओपनिंग बैलेंस ये होना चाहिए क्रेडिट, ये होना चाहिए था क्या? क्रेडिट। जबकि आपने क्या कर दिया, उसको आपने डेबिट में डाल दिया, डेबिट में डाल के आपने डेबिट साइड इंक्रीज कर दी है। तो डेबिट साइड इंक्रीज होने की वजह से आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट हो जाएगी। क्रेडिट साइड शॉर्ट होने की वजह से सस्पेंस अकाउंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है कि द सेल्स रिटर्न ऑफ 400 हैज बीन क्रेडिटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट एट 40, ठीक है। आपकी जो सेल्स रिटर्न्स हुई है ना, सेल्स रिटर्न्स हो गई है आपके पास कितने की? सेल्स रिटर्न्स आपकी हुई हैं यहाँ पर ना 400 की, लेकिन जब आपने उसे ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट में लिखा है तो आपने उसको 40 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आपने सेल्स रिटर्न्स हुई, एंट्री क्या हुई? डेबिट सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होने चाहिए थे 400 से, इस अमाउंट से, ये जो सिमिलर डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, जबकि आपने क्रेडिट किया है ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ और सिर्फ 40 से। इसका मतलब है कि आपने डेबिट साइड ज्यादा लिखी है, क्रेडिट साइड आपकी कम है, ठीक है। अब यहां पर देखें,
उसने कहा है कि आपके पास ना सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड टू कंप्लीट द ट्रायल बैलेंस। आपने सस्पेंस अकाउंट, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा। अब यहाँ देखें कि आपके पास ना 400 का आपके पास बैलेंस आपने रिकॉर्ड करना था और आपने रिकॉर्ड किया सिर्फ 40 का, तो 360 आपने शॉर्ट लिखे हैं। ठीक है, अब आपके पास देखें 360 किस साइड पे शॉर्ट है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए थे क्रेडिट, ये वाले ये क्रेडिट होने चाहिए थे और क्रेडिट आपने $40 से कम किया हुआ है, जबकि सेल्स रिटर्न्स है वो डेबिट हो गई हैं 400 से और क्रेडिट आपने रिसीवेबल्स कर दिए हैं सिर्फ 40 से। इसका मतलब है $340 जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पे शॉर्ट आएंगे। तो आपके पास ये जो बैलेंस आएगा ये 360, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 360 वो शॉर्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो आपके पास जो ऑप्शन बनती है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपके पास डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर फिनिशिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1997। ये आपने याद रखना है कि आप किस टाइम के अकाउंट बना रहे हैं। 30 जून 1997 they discovered that the inventory at 1st July 1996, जो आपकी इन्वेंट्री है 1st जुलाई 1996 को, वो है आपके पास कितनी, ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है बाय $550,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने देखें, उसने कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द करेक्टिंग द एरर। आप जब उसको करेक्ट करेंगे एरर को तो इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, किस चीज पे, आपके नेट प्रॉफिट्स पे और रिजर्व्स पे। ये जो रिजर्व्स हैं ये पिछले साल के जो प्रॉफिट होते हैं वो रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखें आपने एरर क्या किया था, आपने पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो क्या की, ओवरस्टेटेड। डिस्कवर्ड दैट द इन्वेंट्री एट 1st जुलाई 1996 वाज ओवरवैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक जो था वो आपने ओवर वैल्यू किया होता। जब आप 1996 में गए और 1997, ठीक हो गया, आपका ये जो ओपनिंग स्टॉक है इस दफा, ये आपका पिछली दफा का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया हुआ था, इसको आप दोबारा रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया, इसका मतलब है रिड्यूस किया, 50,000 से कम हो जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो आपकी कम हो जाएंगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो जाएंगी तो आपका जीपी और नेट प्रॉफिट ये दोनों आपके इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, बाय 50,000 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। पिछले साल की एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर होगा। पिछले साल जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ था तो आपने क्या किया, इसको पिछले साल लेके जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो आपने क्या किया हुआ था, ओवरस्टेट किया हुआ था, उसको आप जब करेक्ट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपका कम होगा तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी पिछले साल की, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक चूंकि माइनस होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रॉफिट है पिछले साल का वो उस पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी जो इंक्रीज करेंगी तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। ये दो ऑप्शंस जो हैं वो इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट ईयर का प्रॉफिट और पिछले साल के जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट पिछले साल के हैं वो रिजर्व्स में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो जाते हैं जाके कहां पर, ओपनिंग कैपिटल में, प्लस हो जाते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने जो 1997 है उसका प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज की हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये वाली, इसका मतलब है ऑप्शन ए और बी दे आर रॉन्ग। ठीक हो गया। अब दो ऑप्शंस यहां से हमारे पास आ गए हैं। रिजर्व्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड जो आपका बैलेंस हुआ है 96 से, वो क्या हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये डिक्रीज में ऑप्शन
ए इज द, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन सी इन दोनों में से, सी और डी में से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा अ कंपनी डिस्कवर्स दैट इट्स ओपनिंग इन्वेंट्री वाज ओवर वैल्यूड। अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है बाय 30,000। ठीक हो गया। अब जो ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है 30,000 से, तो वो कहता है दिस अमाउंट इज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। वो कहता है ये अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रीटमेंट्स होती हैं। कहता है which effects will the correction of the error have on the financial। कहता है जब आप करेक्शन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा आपके पास इस पे, प्रॉफिट पे। पहले नंबर पर उसने कहा नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, दूसरे नंबर पर उसने कहा रिटेन अर्निंग्स आप ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि पिछले साल की जो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स होंगी, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इफेक्ट होगा। देखें जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, वही ट्रीटमेंट्स हैं, वही आपके लॉजिक्स हैं इसमें भी, कि ओपनिंग स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यूड था। जब आप उसे करेक्ट करेंगे 30,000 से, तो वो आपके ओपनिंग स्टॉक जो हो जाएगा वो इस साल करंट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ 30,000 से, 30,000 से वो कम हुआ। उसके कम होने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो भी रिड्यूस हो गई 30,000 से। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस होंगी तो आपके पास जो प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे कितने से, 30,000 से। ये आपका पहला है। तो 30,000 से जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं वो हमारे पास ऑप्शन 2 है। वो कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन हैं 2, वो उसमें सी और डी ऑप्शन। इसका मतलब है पहली 2 रॉन्ग हो गई, इनको आपने फर्दर कंसीडर ही नहीं करना। इस साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, लास्ट ईयर के जो रिजर्व्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं या रिजर्व्स हैं, उन पे क्या इफेक्ट होगा, वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा था कि आपके ये रिवर्स हो जाएंगे, तो ये आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उनमें एडजस्टमेंट, तो डिक्रीज की भी 2 ऑप्शंस हैं, सी और डी, दोनों में उसने 30,000 का डिक्रीज लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इफेक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। ठीक है, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट किया, क्लोजिंग स्टॉक पे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपके पास आ गई। ठीक है, सर क्लास हो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, जो कि तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वो कह रहा है कि आपके पास ना, कहता है कंपनीज ट्रायल बैलेंस शोज द डेबिट बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट बैलेंस बाय 1000। ठीक है, आपके पास डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है क्रेडिट साइड पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो आपने कहना है, बताना है कि इनमें से कौन सी रीजन है वो जो इसको एक्सप्लेन कर रही है इस रीजन को कि क्रेडिट साइड बड़ी होगी। उसने कहा है देखें आपके पास ना, आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये दोनों साइड देखनी है।
उसने कहा कि कैश आपने ओवरस्टेट की है। कैश ओवरस्टेट का मतलब है कि डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है 540 से, डेबिट साइड इज ग्रेटर। ठीक हो गया, आपकी डेबिट साइड कितने से ग्रेटर है? 540 से, ये ग्रेटर है। उसने कहा है कि आपके पास ना ओमिशन ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस आप टोटल करना, रिकॉर्ड करना भूल ही गए उसमें ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मतलब है कि आपकी डेबिट साइड जो है वो आपने कम लिखी है, कितने से? 460 से कम लिखी हुई है। तो इसका मतलब है ये जो रीजन है ये तो इफेक्ट ही नहीं करेगी आपके जो ऊपर वाली, सपोर्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि आपकी जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड इस तरह आपके पास जो होती है उस इतनी शॉर्ट नहीं होती। एक आपके पास जो डिफरेंस आता है, डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है इन दोनों के डिफरेंस से, तो डिफरेंस आपका आ रहा है 540 और 460 का। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये रीजन वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ना जो सेकंड है, उसमें सेकंड ऑप्शन में देखें, उसने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है कंट्रोल अकाउंट वो ओवर स्टेट किया हुआ है। ओवर स्टेट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसकी डेबिट साइड जो है वो ज्यादा लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है 450 से आपकी डेबिट साइड ग्रेटर है। और उसने कहा ट्रेड पेबल्स की बात हो रही थी, मैंने रिसीवेबल्स लिख दिया। सेकंड जो रीजन है वो आपको वो कह रहा है कि आपके पास ना वो है ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स, उसने कहा कि ट्रेड पेबल्स जो है वो आपके ओवर स्टेटेड है। इसका मतलब है आपकी क्रेडिट साइड 450 से ज्यादा है। ठीक है, आपकी क्रेडिट साइड क्या है? 450 से ज्यादा लिखी हुई है। उसने कहा है कि और ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो है वो उसने कहा है कि वो भी ओवर स्टेटेड है। इसका मतलब है कि आपने डेबिट साइड पे भी आपने ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि डेबिट साइड पे आते हैं कंट्रोल, उसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट साइड भी आपके पास ज्यादा है 540 से। तो अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो 100 का डिफरेंस आएगा। तो 100 का डिफरेंस तो हमारा है ही नहीं, हमारा डिफरेंस है 1000 का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट। उसमें ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी में जाते हैं तो वो कहता है ओमिशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने डेबिट क्रेडिट साइड को शॉर्ट किया है 500 से, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट आती है। उसके बाद आपने जो सेल्स थी उसको भी अंडरस्टेट कर दिया। इसका मतलब है सेल्स भी आपने 500 से कम लिखी हुई है। ठीक है, अब ये देखें टोटल आपने क्रेडिट साइड कम लिखी है 1000 से। ये आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट है कितने से? 1000 से। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जो ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ना जो डी ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्यों रॉन्ग है उसको भी देख लें। उसने कहा परचेजेस जो हैं वो आपके पास अंडर स्टेटेड हैं। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट साइड पे आती हैं। इसका मतलब है आपने डेबिट साइड शॉर्ट की हुई है 500 से। कितनी अमाउंट से? 500 से। ओमिशन ऑफ सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस आपने क्या किया है? ओमिट कर गए हैं। जब आप ओमिट कर देते हैं ना सेल्स इनवॉइस, आप टोटल ओमिट कर गए, इसका मतलब है आपने सेल्स भी 500 से कम लिख दी है और ऊपर से आपने रिसीवेबल्स भी 500 से कम कर दी है। तो इस सूरत में आपके पास 1000 आपके पास शॉर्ट हुई है डेबिट साइड और 500 शॉर्ट हुई है क्रेडिट साइड। तो जो डिफरेंस निकलता है दोनों का वो निकलता है 500 का। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि डिफरेंस हमारा आना चाहिए 1000 का, और वो डिफरेंस आता है ओनली इन केस ऑफ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें देखें, उसने कहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। अब उसने कहा है कि व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट व्हेन द एरर्स आर करेक्टेड। कहता है जब नेट प्रॉफिट क्या होगा? जब एरर्स आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
ये उसने 3 एरर्स बता दी हैं और नीचे उसने कहा है कि जो ड्रॉफ्ट नेट प्रॉफिट है दैट इज 850 का आपके पास ड्राफ्ट प्रॉफिट है। उसने कहा है कि एरर जो पहला है ना वो देखें, फर्स्ट एरर कहता है सेल्स डे बुक वाज अंडरस्टेटेड। आपकी ये सेल्स डे बुक अंडरस्टेट करने का मतलब ये है कि आपने सेल्स कम रिकॉर्ड किए। जब आप सेल्स कम रिकॉर्ड करेंगे और आपने अब उसको करेक्ट करना है तो आप सेल्स इंक्रीज करेंगे। जब आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, जो पहला केस है उसमें जब सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आपके उतने से इंक्रीज हो जाएंगे 300 से। तो ये आपके पास इसमें ऐड हो जाएगा। करेक्शन, अगर तो करेक्शन ना होती तो ये तो काम हो गए होते ना। उसने कहा करेक्ट करने, करेक्टेड प्रॉफिट बताना है करेक्शन के बाद। करेक्शन पहली क्या होगी, सेल्स डे बुक अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड होती तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। सेकंड उसने कहा है कि आपके पास ना नो प्रोविजन हैड बीन मेड फॉर द अक्रूड ओवर टाइम कॉस्ट। अक्रूड कॉस्ट जो होती हैं वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देती हैं। अक्रूड जो कॉस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सपेंसेस में ऐड हो जाती हैं। जब वो एक्सपेंसेस में ऐड होती हैं तो आपके पास प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट यहाँ से क्या हो जाएंगे, 200 से कम हो जाएंगे। ठीक है, accrued expenses are added to the relevant expense in income statement। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस होगा उसमें वो ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस जब आप करेक्शन करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि नो अकाउंट हैड बीन टेकन। इसका मतलब है कि आपने कंसीडर ही नहीं किया रेंट प्रीपेड को। जो प्रीपेड रेंट होता है थर्ड नंबर पर, प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि आपने एडवांस जो है वो पेमेंट करती है। प्रीपेड रेंट जो होती हैं वो डिडक्ट होते हैं किसमें से, आपके पास जो रेलिवेंट आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है जब हम इसको कंसीडर करेंगे 400 को तो हमारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे 400 से। जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे पास रिवाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, करेक्टेड प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, करेक्टेड प्रॉफिट आपका वो देखें करेक्टेड प्रॉफिट कितना आता है, 850 प्लस उसमें 300 करेंगे माइनस उसमें से 200 कर देंगे, अल्टीमेटली 500 इंक्रीज हो रहा है आपका। तो ये 8550 दिस वुड बी द आंसर। तो 8550 में हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, 7 की ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। देन लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is an electricity accrual 375 was treated as a prepayment। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अक्रूड थे आपके 375 से और उनको आपने क्या कर दिया, यू हैव ट्रीटेड देम एज अ प्रीपेमेंट। ठीक है, इन प्रीपेमेंट। ठीक है, in preparing the trend income statement what was the effect on the profit। ठीक हो गया। अब देखें इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिट पे, दो इफेक्ट होंगे। पहले नंबर पर आपके जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं ये आपके एक्सपेंसेस में जाके ऐड होते हैं, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने चाहिए थे जो कि आपने नहीं किए। ठीक है, ये आपने ट्रीटमेंट नहीं की, तो इसका मतलब है जब आपने एक्सपेंस ही रिपोर्ट नहीं किया 375 का तो आपके जो प्रॉफिट है 375 से आपका प्रॉफिट जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब ये इंक्रीज कर गया, उसके बाद आपके पास उसने कहा है कि आपने इनको प्री पेमेंट में डाल दिया। ये जो सेकंड ट्रीटमेंट आपने की इसमें आपने क्या किया, प्री पेमेंट का मतलब है कि आपने एक्सपेंसेस क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। आपने क्या कर दिए, एक्सपेंसेस में से इसको माइनस किया तो एक्सपेंसेस आपने रिड्यूस कर दिए हैं 375 से, जिससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके इंक्रीज हो गए हैं 375 से। तो आपके प्रॉफिट दो दफा इंक्रीज हो गए, एक आपके प्रॉफिट इंक्रीज हुए 375 से ये रिपोर्ट करने के, और एक्सपेंसेस ना रिपोर्ट करने से भी 375 ये भी आपके इंक्रीज हो गए। तो अब देखें आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके आपने क्या कर दी हैं,
ओवर स्टेट कर दिए हैं, दोनों को एड अप कर लें, ठीक है, तो उतने से अमाउंट से ओवर स्टेट हो गए। अब उसने पहला ऑप्शन दिया ओवर स्टेट के बाद 375, 375 वाली तो दोनों ऑप्शन गलत होगी ना, ठीक है, ये दो ऑप्शन बी और आपके पास डी रहती हैं, इसमें से जो बी ऑप्शन है वो ओवर स्टेटेड की है, जबकि जो डी ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू अंडर स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपके ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन हो आपका वो पूछ लें। अच्छा देखें, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखें उसने क्या कहा है कि कहता है कि विच एंट्रीज वुड विल करेक्ट द एरर, कहता है आपने एंट्री करनी है जो एरर्स को करेक्ट कर लेगी। उसने कहा कि मोटर व्हीकल परचेज फॉर 530,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर have been incorrectly depreciated for the whole year using the straight line method at 10% instead of 15%। कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड जो है आपने यूज किया है उसके तहत आपने ना 10% डेप्रिसिएशन कर दी है, ठीक है, जबकि डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 25%, ठीक है। अब देखें उसने नीचे कहा है, आपको बताया, उसने कहा है कि लेजर्स लेजर बैलेंसेस आफ्टर द एंट्रीज हैव बीन, उसने कहा है कि एंट्रीज हो चुकी हैं आपके मोटर व्हीकल ही है, उसमें से डेप्रिसिएशन 10% ये जो उसने लगाया हुआ रेट उसके मुताबिक हो चुकी है। कहता है लेकिन आपने क्या किया, आपको डेप्रिसिएशन करनी चाहिए थी 25%, बट यू डेप्रिशिएटेड द एसेट बाय 10%। अब देखें आप क्या करें, आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, न्यू डेप्रिसिएशन 25% निकाल लें 530,000 का, आप 25% निकाल लें, वो कितना आता है, और डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ आपके पास 53,000 का, वो आपने सॉरी पहले ही निकाली हुई है 53,000, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना आया है, क्या आपने ज्यादा चार्ज किए या कम, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो कम ही चार्ज हुई है। आपकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी बेसिकली 9th क्वेश्चन में, निकालें 530,000 का 25% कैलकुलेट करें कितना आता है, कैलकुलेट करें 5% इसका। हाँ जी, कैलकुलेट करके बताएं कि डेप्रिसिएशन 25% ऑफ 530,000 कितना आता है। मुस्कान ये 13,500 क्या है?
ओके, थैंक यू मुस्कान। आप ये आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आपकी आपने बताई 32,000 और 500 की आपकी डेप्रिसिएशन टोटल आती है 25%। ठीक है, तो 25% डेप्रिसिएशन विल बी 132,500 और उसमें से आप ये माइनस कर लेंगे। रिमेनिंग डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास आपने वो चार्ज करना है। तो डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 79,500 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है। देखें, जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो उसके लिए जो एंट्री करते हैं रिमेनिंग डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री वही होगी कि हमारे पास डेबिट हम कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट हम कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आपका आता है 79,500। इतने से और एंट्री हो जाएगी। पहली तो एंट्री हो चुकी है 53,000 की, वो नहीं करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब देखें इसमें से जो एंट्री है वो कौन सी एंट्री बनेगी हमारे पास। ऑप्शन इसकी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास बनती है 79,000 से, हमारे पास 79,500 से हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 79,500 से क्रेडिट हो रही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आप देखें 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है ट्रायल बैलेंस फेल्स टू एग्री एंड द डिफरेंस वाज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। ठीक हो गया। अब ये नहीं बताया उसने कि डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड है। उसने कहा क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 इन द सेल्स लेजर अकाउंट हैड रॉन्गली एक्सट्रैक्टेड एज अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन है ना उसमें उसने ये कहा है कि आपके पास जो लेजर थे ना, देखें उसने क्या किया कि जो क्रेडिट बैलेंस था आपके पास सेल्स लेजर के अंदर, वो जब एक्सट्रैक्ट किया गया ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जब आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जब आपने ट्रांसफर किया है तब आपका एरर हुआ है। जब ट्रायल बैलेंस में आपने ट्रांसफर कर दिया तब एरर हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास ना तो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में एरर है, ना आपके पास लेजर्स में एरर है, आपका एरर सिर्फ ट्रांसफर करने का। इसका मतलब है डबल एंट्री में आपका कोई एरर हुआ ही नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें जब आपने क्या किया, जो आपके सेल्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस था उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, तो आपकी जो ट्रायल बैलेंस आया ना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपकी जो डेबिट साइड थी ना वो आपने क्या कर दी, एक्सीड कर दी है। ठीक है, इसलिए जो आपका सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है वो क्रेडिट साइड पे बना हुआ है। जब आप उसे करेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास ना, क्योंकि क्रेडिट साइड को डबल एंट्री सिस्टम में तो एरर हुआ ही नहीं है, ना ही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एरर हुआ है, ना ही आपके पास लेजर में एरर हुआ है। एरर हुआ है आपके पोस्टिंग के टाइम में। सिर्फ जो बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो आपने बैलेंसेस ठीक किए, सारा कुछ सही बनाया हुआ है। अब उसमें क्या हुआ है, एक तो आपने 300 एंड ये 1530, ये एक तो आपने इसमें डेबिट साइड पे डाल दिया है, ज्यादा डालना क्रेडिट साइड पे चाहिए था। एक दफा आप इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इस बैलेंस को क्रेडिट करेंगे तो वो जीरो होगा, फिर दूसरी दफा फिर क्रेडिट करेंगे तो वो आपका इफेक्ट शो करेगा। लेकिन क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो आप उसको डेबिट करेंगे तो फिर ये एंट्री कंप्लीट होगी। लेकिन सस्पेंस अकाउंट डबल अमाउंट से अब इफेक्ट होगा, डबल अमाउंट से आपका डेबिट होगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन सी भी दी हुई है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें आप कितनी अमाउंट से, 3060, यानी कि डबल अमाउंट से, लेकिन क्रेडिट में उसने सेल्स दे दिए तो सेल्स तो हमारी रॉन्ग है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है,
ऑप्शन बी और डी ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट डी में क्रेडिट किया हुआ है, जबकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि जब आपने ट्रांसफर किया है तो डेबिट साइड को आपने एक्सीड किया है। कितने से? 1530 से आपने ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा लिखे हुए हैं और क्रेडिट बैलेंस भी आपको 1530 से कम लिखा हुआ है। तो टोटल आपका 3060 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बट देयर विल बी नथिंग इन क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि एरर आपका डबल एंट्री सिस्टम में कोई नहीं हुआ, ठीक है। अब आप देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई एम्बिगुइटी हो तो पूछ लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ लें क्योंकि ये क्वेश्चन जरा डिफरेंट है नॉर्मल क्वेश्चन से, इसलिए अगर इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, इज दैट क्लियर? हाँ जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, मुस्कान क्लियर है, वेरी गुड। बाकी लोगों को क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास ना जो नेक्स्ट है उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 11। लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि आपके पास ना रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस इन द ऑन द नेट प्रॉफिट। आपकी जो चेंजेस हो रही हैं उसका नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या है आपने वो बताना है। उसने कहा है कि एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस इज शोन। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं 2.7 मिलियन के, $2700,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास है $135,000 की। ये ओल्ड प्रोविजन है, दिस इज ओल्ड प्रोविजन, पिछले साल की आपको गिवन है। तो उसने कहा है कि आपके पास ना फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो आपके पास $35,000 की है, यानी कि आपके पास 3.5 मिलियन की है। उसने कहा है कि आपके पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड। अब उसमें एडजस्टमेंट्स क्या है? कहते द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 4% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। आपने ये प्रोविजन अभी तक नहीं डाली, इसको आप डालेंगे जब आप प्रोविजन करें। सॉरी स्टूडेंट्स, ज़रा मैं वो
सर आ गए थे तो उनसे बात कर रहा था। अच्छा देखिए, हमारे पास जो आपके ये वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए प्रोविजन कैलकुलेट करें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन। सबसे पहले तो आपने प्रोविजन एडजस्ट करनी है, तो प्रोविजन आपकी कितनी है वो देख लें। आपकी प्रोविजन बनती है यहाँ पर ना, जो हमारे पास है 4% ऑफ द रिसीवेबल्स। ये आपकी कितनी बनेगी, आपके रिसीवेबल्स बनते हैं $2700,000 के, उसका 4% आप कंसीडर करेंगे, ये आपकी प्रोविजन आ जाएगी, न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन आप देखें आपकी कितनी आती है। न्यू प्रोविजन आपके पास आ जाती है 135,000, सॉरी 135,000 की नहीं आती है, कैलकुलेशन करें ये आपकी कितनी आती है ये कैलकुलेशन करें कितनी आती है इसकी प्रोविजन। ये हमारे पास प्रोविजन आती है $2700,000 की, 4% है 108। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है 108 और 108,000, और आपके पास जो ओल्ड प्रोविजन पड़ी है वो 135,000 की पड़ी हुई है, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। कैलकुलेट करें डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 2700 का। 2700 जो है ये डिक्रीज होगी है प्रोविजन, तो प्रोविजन जब डिक्रीज होती है अदर इनकम में चली जाती है, इसका मतलब है इसकी वजह से आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं 2700 से। उसने कहा फिनिश गुड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 50,000 फाउंड टू बी अनसेलेबल। उसने कहा कि आपके पास जो ये है ना फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो आपकी 50,000 के जो है वो अनसेलेबल है। इसका मतलब ये है कि ये आपका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। तो लॉसेस जो होते हैं ना वो डैमेज जो होते हैं ये आपके या तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कम कर लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, या दूसरे नंबर पर आप जाके इनको लॉसेस में रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 50,000 का अल्टीमेटली आपके पास लॉस हुआ है, 50,000 का आपके पास लॉस हुआ है, और आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो आपके पास आ रहा है 27,000 का आपके पास प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपके पास अल्टीमेटली जो डिफरेंस आ रहा है वो 23,000 का आपके पास आ रहा है, जो आपके पास लॉस है, यानी कि डिक्रीज इन आपके पास प्रॉफिट है। तो 23,000 का डिक्रीज आया प्रॉफिट में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप लोग, क्वेश्चंस कैलकुलेशंस वगैरह करवा रहा हूँ, आप लोग कर ही नहीं रहे, ये बाद में आपसे होनी नहीं है चीजें। ठीक है, अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप। उसने कहा था डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, इट इज डिस्कवर्ड दैट द डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। कहता है आपने डिस्काउंट रिसीव किया और आपने डिस्काउंट अलाउड उसको लिख दिया। ठीक है, अब आप इसकी करेक्शन क्या करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड आपने रॉन्गली डेबिट किया हुआ, उसको क्रेडिट कर दें। डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज यू हैव रॉन्गली डेबिटेड दिस। डिस्काउंट रिसीव्ड आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको भी क्रेडिट करेंगे आप। डिस्काउंट रिसीव्ड इसका मतलब ये है कि आपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में से डिस्काउंट अलाउड कम कर देने और अदर इनकम में आपने डाल देने। तो अदर इनकम जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, डेबिट में आपके क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर दिस बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें देखें एंट्री कौन सी होगी हमारे पास, जो ऑप्शन ए है ये नहीं होगी, बी भी उसमें क्रेडिट हो रहा है, बी में भी एक ही चीज क्रेडिट हो रही है, सी में और डी इन दोनों में देखें
कि हमारे पास सी में डेबिट हो रहा है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ जी, डी ऑप्शन देखें, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है कि डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी आपके पास क्रेडिट हो रहा है और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर? उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 13 पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, उसने कहा कंपनी अकाउंट शोड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 84,200 इट वाज फाउंड दैट द ओपनिंग इन्वेंटरी हैड बीन ओवरस्टेटेड। अब देखें जो ओपनिंग स्टॉक था उसने कहा जी ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट था 4200 से, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो अंडरस्टेट था बाय 3700। अब दोनों चीजें ही चेंज है, ओपनिंग स्टॉक भी क्लोजिंग स्टॉक दोनों में डिफरेंस है। उसने कहा आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट बताएं। अब देखें आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 84,200 का। ठीक है, अब देखें ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपने ओवरस्टेट किया है, जब आप उसे करेक्ट करेंगे उसे कम रिड्यूस करेंगे, 4200 से आप उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जब आप उसे 4200 से रिड्यूस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका 4200 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा पहली करेक्शन करने से ओपनिंग स्टॉक। ठीक हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो उसने कहा है कि अंडरस्टेट है। अंडरस्टेट का मतलब आपने कम लिखा हुआ है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, तो ज्यादा वैल्यू माइनस होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो जाएंगे 3700 से। ठीक हो गया, तो आपके पास न्यू प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, वो निकालने कितना आता है। ठीक है, 84,200। ठीक है, 84,200 प्लस आप इसमें करेंगे 4200 और प्लस आप इसमें करेंगे 3700, तो टोटल आपका आ जाएगा 92,100। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी है आपके पास, 92,100। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास ना, जो नेक्स्ट है उसमें देखें हमारे पास ना, और साथ में जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14। उसने कहा द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू व्हिच जर्नल एंट्री इज नेसेसरी टू करेक्ट द एरर। आपने एरर करेक्ट करना, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि सबसे पहले ना आपके पास द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस हैज बीन एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कहता है receipt of 5,000 from a trade receivable has been debited to the bank account and अब आपने किया क्या, देखें रिसीव किए कैश आपने किससे, ट्रेड रिसीवेबल से। जब आप ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव करेंगे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट में आपके होना चाहिए थे ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ठीक हो गया, ये एंट्री होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन एंट्री क्या असल में आपने क्या किया है, रॉन्ग एंट्री आपने क्या की है। उसने कहा है कि डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। ठीक है, वो आपने बैंक अकाउंट में कर दी, ये आप कैश या बैंक दोनों कर सकते हैं डेबिट में। उसने कहा है कि आगे आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो एंट्री की है ना, आपने रॉन्ग एंट्री ये की है, आपने कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और आपने क्रेडिट में सेल्स कर दी है कि आपने ये कैश सेल्स की है, जबकि आपने कैश रिसीव की है। अब यहाँ देखें जो बैंक अकाउंट है उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो दोनों सूरतों में ही डेबिट हो रहा है। मसला क्या है कि आपने सेल्स रॉन्गली आपने क्या की है, क्रेडिट की है, उसको आप डेबिट कर दें, सेल्स आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक हो गया,
उसके बाद सेल्स डेबिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपने क्रेडिट नहीं किए, आप उनको ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। ये कौन सा एरर आपने किया है? ये आपने एरर वो किया जो ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट जो है उसको इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो इसमें एंट्री देखें फिर कौन सी हमारी एंट्री करेक्ट एंट्री हुई, सेल्स अकाउंट डेबिट, ये पहली दो में सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके आगे देखें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 देखें उसमें वो क्या कह रहा है। लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपने कहा है, कहता है आर ड्राफ्ट अकाउंट्स, इसमें सॉरी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता है द ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट वाज 9000 और व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर द करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, आपने एरर करेक्ट करने के बाद आपके पास करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा वो आपने बताना है। ही इज आस्किंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसने कहा है कि आफ्टर ड्राफ्ट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ओपनिंग इन्वेंटरी वाज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग इन्वेंटरी को आपने ओवर वैल्यू किया, क्लोजिंग इन्वेंटरी को अंडर वैल्यू किया और प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया, ऊपर देखें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। दे आर the same question, these are the same questions. Okay, look at the question number 13 and question number 15. आप इसे सॉल्व करें, मुझे बताएं क्या आंसर होगा। व्हाट विल बी द आंसर? सॉल्व दिस क्वेश्चन, हरी अप। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 and tell me the answer. तो इस तरह हमें नेगेटिव मिलता है। तो ये मतलब जितने भी रिएक्शंस आपने देखे हैं स्पेसिफिक सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नालायदा 95,000 डी, वेरी गुड। बाकी लोग बाकी लोग भी सॉल्व कर लें। ठीक है, बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। इसमें देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या आ रहा है, इसका क्या उसने दिया हुआ है ऑप्शन। उसने कहा व्हाट इज द करेक्टेड नेट प्रॉफिट, आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना होगा। कहता है द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 64,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब उसमें ना आपने ये कंसीडर नहीं किए हुए फॉलोइंग, उससे पहले आपका ये उसने कहा है कि द रिडक्शन ऑफ द प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स रिड्यूस हुए हैं। ये चीज है आपने याद रखना है कि वो रिड्यूस हुए हैं 300 से। कहता द परचेज ऑफ द नेट, अब इसको जब आप रिडक्शन हुई है तो इसका मतलब है कि आपके जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट इससे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, बिकॉज दिस इज योर अदर इनकम। ठीक है, तो जो अदर इनकम होती है वो आपके पास क्या है, वो आप उसको कहीं बताएंगे कि ये हमारे पास ना उसको वो ऐड हो जाती है आपके प्रॉफिट्स में। ठीक है, उसके बाद आप 300 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। कहता द परचेज ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी कॉस्टिंग 2400 व्हिच हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स, ओनली 1/6 ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपने स्टेशनरी परचेज की हुई है, आपने परचेज की थी 2400 की, लेकिन उसमें से आपने 1/6 जो है
वो यूज की है, बाकी आपके पास क्या है, इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा। अब यहाँ देखें आपके पास ना आपका एक्सपेंस में कितना आ जाएगा, आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 64,000 का नेट प्रॉफिट है, और उसमें आपकी प्रोविजन जो है जब वो डिक्रीज होती है तो अदर इनकम में चली जाती है, तो आपके नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आप नेक्स्ट देखें, उसने कहा आपने जो स्टेशनरी ली थी वो 2400 की है, तो उसमें से 1/6 आपने यूज की है। तो एक्सपेंसेस, इसका मतलब है जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सिर्फ 1/6 होंगे, बाकी सारे के सारे आपके पास वो इन्वेंट्री में चले जाएंगे। 2400 मल्टीप्लाई बाय, आप इसे क्या करेंगे 1/6 करेंगे, तो ये आपके आ जाएगी 400। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है 64,000 में आपने क्या किया, 300 ऐड किया और 400 लेस कर लिया, तो ये आपके पास 63,900 रिमेनिंग आपके पास बच जाता है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो 63,900 इज रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर करेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा कि व्हाट इफेक्ट्स विल करेक्शन ऑफ दीज एरर्स ऑन द जॉन्स गेट्स अकाउंट्स। उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपने बताना है। कहता द फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉन गेट्स कंटेन 2 एरर्स। अब कौन से एरर्स हैं, कहते हैं द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ट्रेड इन द ट्रेड हैज बीन ओवर वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यू कर दी है 6,000 से। ठीक है, एंड एन अनइंश्योर्ड थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। अनइंश्योर्ड थेफ्ट का मतलब है कि इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी किसी चीज की, इन्वेंट्री वगैरह की, तो वो आपका चोरी हो गया। has not been taken into account। कहता what will be the effect of the correction। ठीक है, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा। पहली तो चीज है कि जो इन्वेंट्री होती है ना, आप इन्वेंट्री को देखें तो इन्वेंट्री जो है वो आपकी कहाँ ट्रीट हो रही होती है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगी। वो कहाँ आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास ना 6,000 की इन्वेंट्री आती है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने उसने कहा है कि आपने निकालना है what effects will correction of these errors have on John Gates profits। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा और उसके बाद उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ देखें आपके पास ना जो भी प्रॉफिट होगा ना, पहले नंबर पर आपकी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने क्या किया, ओवर वैल्यूड। जब आप क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप कम करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। 3,000 से आप क्लोजिंग स्टॉक कम कर दें। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जब आपका कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो 3,000 से इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपके जीपी पे क्या इफेक्ट होगा, जीपी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कम करें क्लोजिंग स्टॉक को, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहला इफेक्ट ये होगा कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3,000 से कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि आपके पास ना इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 9,000 की, वो आपके पास में चोरी हुई। ठीक हो गया। अब जो चोरी हो जाती है ना, अब उसका क्या इफेक्ट होता है, उसमें आप क्या करते हैं। ठीक है, चोरी जो है ये तो आपका लॉस है। ठीक है, थेफ्ट हो गया, ये आपका लॉस हो गया। अब जो लॉस है उसको आप कैसे चेक करेंगे, उसको आप कहाँ ट्वीट करेंगे। इधर देखें, आपके पास जब ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास उसमें चला गया, अब आपके पास ना 9,000 का एक थेफ्ट भी हो गया। ठीक है, 9,000 की इन्वेंट्री आपके पास वो थेफ्ट हो गया, तो आप उसे एक्सपेंसेस में डालेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में डालेंगे तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। प्रॉफिट जब आपके कम होंगे तो उसका क्या इफेक्ट, किस किस पे इफेक्ट होगा, इन्वेंट्री जो आपके पास कम हो रही है उसका इफेक्ट देखें। जो आपका लॉस हो गया ये थेफ्ट, अनइंश्योर्ड, ये
इसमें देखें इंक्रीज आपके पास जो हुआ है वो तो 3000 का आपके पास पहले ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारे पास ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, और सॉरी स्टूडेंट्स, तो सर आ गया था तो मैं जरा उनके साथ बात कर रहा था। अच्छा देखिए, अब ये देखें 9000 से आपके पास ना अनइंश्योर्ड इन्वेंट्री भी है। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो गई है। आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने से सॉरी मैंने ये 3000 लिखा हुआ है क्योंकि ये 6000 है, मैं इसको 3000 लिख दिया, सॉरी इसके लिए। ठीक है, आपके जो इन्वेंट्री है वो आपकी है कितने की, 6000 की, वो आपने ओवर वैल्यूड की हुई है। ठीक है, जब आपने उसको ओवर वैल्यूड किया हुआ है तो आपने इन्वेंट्री जो है उसको आपने डिक्रीज करना है, 6000 से कम करेंगे। ठीक है, 6000 से आपका क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और ऊपर से आपके पास जो दूसरा लॉस है वो आपके पास ये है अनइंश्योर्ड है, ये आपने परचेजेस में डाला हुआ है। उसने कहा अनइंश्योर्ड थेफ्ट इन इन्वेंट्री, तो आपके पास इन्वेंट्री में आपकी परचेजेस, एक तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, 6000 से आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऊपर से आपके पास ना जो लॉसेज है, जो परचेजेस है वो भी तो कम हो रही हैं, परचेजेस कम हो रही हैं किससे, ये 9000 से। आप परचेजेस में से इसको निकाल देंगे क्योंकि आप जो परचेज किए होते हैं उसमें से आपने क्या करना है, जो आपके जो थेफ्ट हो गया और अनइंश्योर्ड था तो आप उसमें से माइनस कर लेंगे, तो आप परचेजेस 9000 से कम हो जाएंगी। जब आपकी परचेजेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास में दो इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर ना आपकी 9000 से कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, 9000 से कम हो जाएगी। और जब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको आप कर रहे हैं कंसीडर, जो आपके पास ना 6000 के आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो डिक्रीज हुआ है इन्वेंट्री में वो 6000 का वो है। ठीक है, टोटल अल्टीमेटली आपके पास जो चेंज आ गया है नेट, जो जीपी में चेंज आएगा वो आपके पास आ जाएगा कितने का, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ से कम होगी, दूसरा जी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है कम की, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी बाय 6000। तो अल्टीमेटली जो आपके पास जो चेंज आया है वो कितना है, एक 6000 का, एक 9000 का। तो टोटल 3000 का जो है ये आपके पास अल्टीमेटली आपके पास जीपी जो है ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस करवाई थी, इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, तो आपका जो लॉस हुआ परचेजेस में से आपने माइनस कर लिया, वो थेफ्ट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप जाते हैं कि आपके पास जो उसमें क्या है, नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज हो गया 3000 से। आपने जो परचेजेस से चीज निकाली है और लॉसेज में रिपोर्ट कर दी है। ठीक है, आपने एक्सपेंसेस में जाके आपने क्या किया, जो थेफ्ट हो गया है उसको आपने एक्सपेंसेस में एज अ लॉस रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, 9000 से। तो आपके जो नेट प्रॉफिट इसके बाद आते हैं, जो नेट प्रॉफिट इसके बाद आएंगे तो नेट प्रॉफिट आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे कितने से, 9000 से, वो भी कम हो गए। ठीक है, दो इफेक्ट आपके आगे, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज हुआ है 3000 से, नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया 9000 से। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि आपने जब अल्टीमेट जो इफेक्ट आएगा इस पे वो कितना आएगा, वो है आता है आपके पास 6000 का। जो नेट प्रॉफिट है वो कितने से आपका अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीज हुआ है, वो आपका नेट प्रॉफिट 6000 से डिक्रीज हुआ है, बजाय इसके कि वो आपके टोटल अमाउंट से डिक्रीज हो जाए। क्यों,
उसकी रीजन आपको मैंने बताई कि पहले आपने क्या करना है, जो परचेजेस की है उसमें से आपने 9000 माइनस कर लिया। जब उसमें से माइनस किया, परचेजेस कम हो गई तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो गई। उससे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 9000 से इंक्रीज हुआ है। दूसरी तरफ से आपका क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यूड था, उसको आपने ठीक किया, करेक्ट किया। तो जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई उस 6000 से। तो आपके जीपी पे दो इफेक्ट आए। एक बार आपका जीपी जो है 9000 से इंक्रीज हुआ और फिर आपके पास वो 6000 से डिक्रीज हो गया है, तो 3000 का जीपी पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जो आप आते हैं, जब आप नेट प्रॉफिट में आते हैं, तो जो इफेक्ट आपका जीपी पे आता है वही इफेक्ट आपके पास आगे आ जाता है उसमें जाके नेट प्रॉफिट पे भी, ठीक है। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो लॉसेस हैं वो आपने जो थेफ्ट हुआ है उसको एक्सपेंसेस में 9000 का रिपोर्ट कर दिया। 9000 का वहां रिपोर्टिंग होने की वजह से आपके पास जो अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा है वो कितने का पड़ा है, वो 6000 का, क्योंकि 9000 तो लॉस हो गया, बाकी 3000 जो था वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जाके कहाँ ऐड होता है, जब हम जीपी एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस जीपी में ऐड हो जाता है। तो जीपी भी 3000 का ऊपर से प्रॉफिट था वो आपका इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली 6000 का नेट लॉस हुआ है आपको, ठीक हो गया। तो इसमें फिर ऑप्शन कौन सी बनेगी कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज हो गया है कितने से, 3000 से, और आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया बाय 6000 से। ऑप्शन सी विल बी द ऑप्शन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें। अच्छा, इसके टोटल क्वेश्चंस देखें कितने टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास ना, इसके वो आपके पास टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं 40। 63 क्वेश्चंस हैं। आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से टॉपिक्स रह गए, तो ट्राई कीजिएगा कि आप आज इनको कर लें, क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस बच जाएंगी उन क्लासेस में हमने ये करना है कि जो रिवीजन करनी है थोड़ी, वो रिवीजन में क्या है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं और उनकी आपको एमसीक्यूज करवाने हैं ताकि आपकी उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चले फिर आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। में आप भी ये मैंने खैर अपलोड किए हुए सारे आपके पास ना उसमें गूगल क्लासरूम में, तो आप इनको देख लें गूगल क्लासरूम में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।